विधायक रामपुर मनियारान श्री देवेंद्र नेम जी हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद। मैं चाहता हूं सभी जोरदार तालियों से स्वागत। आप सभी आगंतुकों का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण परिवार की तरफ से। ये हमारे कार्यक्रम का पहला सत्र है जिसमें उद्योग जगत के ख्यातलब्ध लोगों से हम संवाद करेंगे, यानी दैनिक जागरण संवाद करेगा। और बहुत सारी बातें इसके इर्द गिर्द होंगी कि हमारे विकास की संभावनाएं क्या हैं, आर्थिक चक्र कितना तेज़ी से हमारा घूम सकता है, और 1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने रखा है, 5 का जो भारत सरकार ने रखा है, ये अलग अलग कड़ियाँ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। हमारे बीच शहर के बहुत माननीय लोग उपस्थित हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए आप सबका परिचय आप सबसे है ही है। बीके कौशल साहब जो डिप्टी कमिश्नर हैं, ये मेरठ में भी रहे, हम लोगों के साथ रहे काफ़ी और उद्योगों के लिए काफ़ी काम किया। मैं एक सूक्ष्म से अगर जो हमारा आज का संवाद का जो विषय है, उद्योग जगत की कितनी संभावनाएं हैं और भारत में, प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अलग अलग क्षेत्रों में इसका पहिया कितना तेज़ी से घूम सकता है, इन्हीं संभावनाओं को हम खंगालने का प्रयास करेंगे। हमारे पास 2 उद्योगपति और 1 सरकारी अधिकारी, जो ये सारे लोग मिलकर ही सिस्टम को बढ़ाते हैं। अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लखनऊ में 10,23,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, और ये बहुत बड़ा लक्ष्य था। प्रदेश सरकार 2018 में इन्होंने इन्वेस्टर समिट पहली की, इसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ये चौथी कल हुई है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा, जिस बात पर आप तालियां भी बजा सकते हैं, गर्व भी कर सकते हो, हमें भी गर्व होता है। हालांकि हम चाहते हैं कि प्रदेश में विकास का समान वितरण हो। देवेंद्र निम जी विधायक जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी, जो सदन के साथी हैं सब। समान वितरण में थोड़ी सी अभी देरी है। उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अकेले 52% निवेश दर्ज किया गया है, जो कल की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आंकड़े बताते हैं। और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों, बुंदेलखंड अभी थोड़ा पीछे है, पूर्वांचल में 29% लक्ष्य पहुंचा है। इस प्रकार अलग अलग स्थितियां हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी गौतम बुद्ध नगर बहुत आगे है, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा जहाँ भी है वो अपने आप में वरदान है उस क्षेत्र के विकास के लिए। मेरे पास अधिकारीगण हैं, मेरे पास इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोग हैं। हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा, सबसे पहले हम बीके कौशल साहब, चूँकि मेरठ में भी ये रहे, काफ़ी काम किया इन्होंने, प्रयास किया काफ़ी। एक जो सबसे बड़ी समस्या है और प्रश्न हमारा सबसे पहले होगा, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में कौशल साहब बहुत योजनाओं का अनाउंसमेंट होता है, लेकिन जो भूमि की उपलब्धता उन्हें नहीं मिल पाती है, इससे उद्यमी बड़ा निराश होता है। इसके अलावा भी सिंगल विंडो सिस्टम आप लोगों ने कहा था, कुछ प्रयास हुए होंगे, लेकिन जब हम उद्योगपतियों से उनका हाल जानते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद अभी सरकार को कई कदम चलने बाकी हैं। आप स्वयं अधिकारी हैं, अपने इस सहारनपुर परिक्षेत्र में निवेश की क्या स्थिति रही और कितनी इकाइयों को आप जमीन पर उतारने में सफल रहे, और आपके सामने भी अभी कहाँ बाधा है एक सरकारी अधिकारी के तौर पर? कृपया इन 3 प्रश्नों का उत्तर बीके कौशल साहब दें। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, माननीय विधायक जी, स्वामी जी और जागरण मंच, हेलो, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। सहारनपुर हमारा ज़िला जिस तरीके से बना हुआ है, उसकी भौगोलिक परिस्थिति देखी जाए तो ऐसा यूनिक ज़िला है जो 5 जिलों की सीमा से लगता है। राज्यों की, हिमाचल लगता है एक तरफ, उत्तराखंड लगता है, हरियाणा लगता है, चंडीगढ़ लगता है। इस ज़िले में जो आसपास के ज़िले हैं उनसे कहीं आना शुरू हो गई हैं। आपका जो प्रश्न था कि हमारे ज़िले में जो हमारी नीतियाँ हैं, हमारी भूमि है, उसकी उपलब्धता के कारण हमारे इकाइयों को लगने में कुछ असुविधा होती है। लेकिन वर्तमान जो हमारी सरकार है, इन्होंने जो भूमि की उपलब्धता थी, इसको आपके हाथ में ही दे दिया है। अगर आपको औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करना है तो सरकार आपको जो भी ज़मीन आप जहां पसंद करते हैं उसका लैंड यूज चेंज कराने में पूरा सहयोग करती है, और उस भूमि को औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए जो भी आपका निवेश में खर्चा होगा उसको 6% के ब्याज पे सरकार की ओर से जो है ऋण दिया जाएगा, और उसमें जो भी इकाइयाँ लगेंगी उनको सभी सुविधाएँ समय से दी जाएंगी। और इस क्रम में हमारे ज़िले में पिलखनी में एक 33.07 एकड़ के औद्योगिक क्षेत्र का बनाने का प्रयास बहुत तेज़ी से चल रहा है, और बहुत ही शीघ्र 1 साल के अंदर फलीभूत हो जाएगा। तो जो पहली ज़रूरत थी कि आपको भूमि नहीं मिलती थी, आपने भूमि खरीद ली, उसका लैंड यूज चेंज नहीं हो पाता था, वो सरकार ने एकदम 100% ऑनलाइन कर दिया है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको एकदम ज्वलंत उदाहरण दूंगा। एक उत्तरांचल की इकाई थी, वो हमारे ज़िले में आना चाह रही थी टफ एंड ग्लास लगाने की। मेरी उससे 1 महीने पहले वार्ता हुई,
हमने अपने ज़िले की सारी स्कीमें बताई और लोगों के नाम भी बताए कि जो हमारी पुरानी पॉलिसी जो 17 थी, इन लोगों ने, इतने लोगों ने अप्लाई किया और आज की तारीख में हमारे ज़िले में एक भी केस पेंडिंग नहीं है। हम पूछ के पता कर के ढूंढ के दे रहे हैं कि अगर किसी ने कोई स्थायी इकाई स्थापित की हो समय सीमा में, वो छूट ले ले। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो भाई उत्तरांचल में तो 3-3 साल से पेंडिंग है, छूट नहीं मिल पा रही है। फिर हमने लैंड यूज बताया कि जितने लोगों ने लैंड यूज अप्लाई किया, एक भी लैंड यूज धारा से एक भी केस पेंडिंग नहीं है। उसका असर ये हुआ कि उस इकाई ने अभी जल्द ही उत्तरांचल की सीमा से लगे हुए अमरपुर ज़िले में 2.5 एकड़ ज़मीन खरीद ली है, टफ एंड क्लास की ज़मीन खरीद ली है। और मेरी उनसे सुबह आज वार्ता हुई, यहाँ आने से पहले मुलाकात भी हुई, मिलके भी आ रहा हूँ, और वो इकाई लगने की कार्रवाई में आ गई है। तो मतलब ये आपके ज़िला का जो आज पहले कभी एक माहौल था 1 दशक पहले कि हमारी इकाइयाँ कहती थी कि हमें सुविधाएं नहीं मिल पा रही इस ज़िले में, हम पड़ोस के ज़िले में चले जाएंगे, हम उधर चले जाएंगे, लिख के 10 लोग देते थे। लेकिन आज का ये है कि हम लोग लिख के दे रहे हैं कि हम आपके ज़िले में आना चाहते हैं, हमें साहब घूम दिलाइए, हमें कौशल साहब एक और आपसे प्रश्न जानना चाहेंगे। ये तो अभी आप वो बात कह रहे हैं कि एक माहौल, वातावरण बनाने की बात है। ये 2018 में पहली इन्वेस्टर समिट हुई थी, मुझे नहीं पता उसमें आप कहाँ अपॉइंटेड रहे होंगे, लेकिन चूंकि अब आप सहारनपुर में हैं, 18 से 23 बीत चुका है, 24 में हम चल रहे हैं। इस 6 वर्ष की यात्रा में कितने हजार या कितने 100 करोड़ की परियोजनाएं जमीन पर उतर गई हैं सहारनपुर में? ये आम जनता भी अगर जानेगी, आप बताएंगे तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा। 2018 में मैं गाजियाबाद था, गाजियाबाद से फिर मैं नोएडा रहा हूँ, मेरठ रहा हूँ, यहाँ आया हूँ काफ़ी मेरे की। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में 2018 में जो पहली शिलान्यास समारोह हुआ था, जो पहला MOU साइन हुआ था, उस समय सिर्फ 60,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आया था। आज 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको यूपी में आया है। तो जाहिर है कि कितना मल्टीपल कहा जाए, कितना परसेंटेज कहा जाए, खुद ही गुणा। नहीं, आने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप फिर वही आप आगे चले गए। मैं कह रहा हूँ जब से आप सहारनपुर में हैं, पिछले 6 वर्ष में सहारनपुर में कितने 100 करोड़ की परियोजनाएं जमीन पर उतर गईं? ये सहारनपुर वासी जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे। सहारनपुर में अभी जो हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराई है, 129 इकाइयाँ 3,366 करोड़ की जी थी, वो आपकी धरातल पर आ गई हैं। ये जो बिल्कुल तालियां बजा के स्वागत करें कौशल साहब की इस बात का। और 459 इकाइयाँ 11,700 करोड़ की लोगों ने हमें निवेश की इच्छा जताई है, MOU साइन किया है। वो अभी पाइपलाइन में आना चाह रही हैं, लेकिन ज़मीन इंडस्ट्री लगाना थोड़ा एक समयबद्ध काम होता है। ज़मीन खरीदना, लैंड करना, वित्त की व्यवस्था करना, वो भी सब धरातल में आएंगी। हमारा सभी से ये वचन है, वचनबद्ध है इसके लिए कि जो भी इकाइयाँ इस ज़िले में आना चाहेंगी उसका हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया जाएगा और उससे कहीं भटकने नहीं दिया जाएगा। अगर आप इकाई लगाना चाहते हैं, आप हमारे ज़िले में आइए, आपका स्वागत है। हर विभाग आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेगा। आज हमारे उत्तर प्रदेश में MSME पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, सोलर पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, 22-23 पॉलिसियों का पूरा अम्ब्रेला बना है। आज हमारा आदमी ये सोचने लगता है कि मैं इकाई लगा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक की, मैं इलेक्ट्रॉनिक कवर हो रहा हूँ, मैं MSME भी कवर हो रहा हूँ, मैं किस इकाई में छूट लूँ? आपके सामने कंपैरिजन चार्ट है कि कौन सी आप योजना में, किसमें पॉलिसी में आप लाभ लें। आपकी तरफ से हर तरह से पॉलिसीज का अम्ब्रेला बना हुआ है। आप पूरी छत्र छाया में आपको आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद BK कौशल साहब। थोड़ा सा मैं उद्योगपतियों का भी पक्ष जानूंगा, क्योंकि आम जनता से उनका संवाद बहुत रहता है और वास्तविक उपलब्धि जमीन पर कितनी उतरी है, एक पक्ष उनका भी है जो बहुत प्रबल है, जो जानना बहुत आवश्यक होता है। हमारे बीच रविंद्र मिगलानी साहब हैं, अध्यक्ष हैं चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज और सर्विसेज के। मिगलानी साहब, एक बात, ये कौशल साहब की बात में काफ़ी बातें जो सरकार की तरफ से छन कर आई हैं वो हम लोग जान ही रहे हैं, आपने भी देखा होगा, लेकिन वास्तविकता में आज भी इंडस्ट्री अब भी निवेश के दरवाजे पर कहाँ खड़ी है? निवेश की कितनी संभावना है? निवेश कितना सरल हुआ है? अगर नया कोई उद्यमी आना चाहता है तो ये जो नीतियों का अम्ब्रेला कौशल साहब बता रहे हैं, इससे उसको लाभ मिलने में कितनी जल्दी होती है, तत्परता कितनी बढ़ती जाती है? इन सारी चीज़ों पर आप बताएं कि निवेश अभी कहाँ खड़ा है आपकी नज़र में, बिल्कुल स्पष्ट हो, बिल्कुल उसमें आप अपनी बात बेबाकी से रखें। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं दैनिक जागरण का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने यहाँ मुझे बुलाकर अपनी बात कहने का मौका दिया। मेरे सामने मेरे पद्मश्री गुरु भारत भूषण जी को मैं चरण वंदना करता हूँ, स्वामी और देवेंद्र निम जी और मेरे बड़े भाई सभी लोग, और मंच पर विराजमान BK कौशल जी, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज, और अनूप खन्ना जी IIA चेयरमैन, और अनुपम गुप्ता जी लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सभी को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छी बात यह है कि इन्होंने हमें अपनी बात को, जो हम प्रैक्टिकल फेस कर रहे हैं, उसको कहने का मौका दिया, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार की सोच बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन जमीनी स्तर पे उसका क्रियान्वयन मैं संतुष्ट नहीं हूं और कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा।
इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मतलब यूपी के अंदर माहौल बदला है। सड़कों का जो नेटवर्क जाल बना है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, जितनी हम चाहते थे उससे कई गुना ज़्यादा बनी है। इसमें बहुत अच्छी बात है, आना जाना बहुत आसान हो गया। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इंडस्ट्रीज को लगाने में जो प्रॉब्लम आ रही है, घोषणाएं और पॉलिसी बहुत अच्छी बन रही हैं, बड़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन, उनका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पे जो होना चाहिए वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। 11 महीने पहले मैंने एसडीए में नक्शा अप्लाई किया ऑनलाइन, और उनका ये कहना है कि 7 दिन से ज़्यादा हम होल्ड नहीं कर सकते। वो 11 महीने में अब तक पास नहीं हुआ, वो 7 दिन मुझे नहीं समझ में आता कौन से हैं वो, क्योंकि उन्होंने 4 डिपार्टमेंट की एनओसी मांगी। चारों डिपार्टमेंट की एनओसी मार्च 2023 में दे दी गई। उनका 1 महीने का होता है विज्ञप्ति देने का, वो भी हो गया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद पता नहीं कौन सी वो नई रोज नया मिल जाता है। हम भी अपने कामों में लग जाते हैं, हर बार हर मीटिंग में कह चुके हैं। प्रैक्टिकल तो ये है, ऐसे और बहुत से किस्से हैं। मेरा निवेदन ये है कि अधिकारी वर्ग को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम भी हो, अरे अपनी सोच ये बनाओ कि उसकी कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, ना कि हर्डल क्रिएट। वो डेवलपमेंट अथॉरिटी ना होकर हर्डल क्रिएटर अथॉरिटी बन चुकी है। पर पूछा जाए कि कितने टाइम में कितने केस आए, कितने डिस्पोजल किए, कितने पेंडिंग है, ये आपके पास होना चाहिए। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ। इसके अलावा इसमें कोई दो राय नहीं, शहर में विकास हो रहा है, लोग आ रहे हैं, माहौल बदल रहा है। इसी तरह की बातों में मैं और कोई, जहाँ तक मैं जिस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, वुडन हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट मेरा काम है, टोटल यूएस से जाता है। मिगलानी क्राफ्ट एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट का हूँ, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री का इस समय अध्यक्ष हूँ, पहले आईए का चेयरमैन भी रहा हूँ। सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जहाँ तक बात है वुडन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की, उसमें पिछले 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा रिसेशन है। उसमें मैं आपको किसी एक आदमी को जिम्मेदार नहीं बना रहा, उसमें कई कारण हैं। हमारे इंटरनेशनल बायर्स, उनको क्या हुआ, पहले यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हो गया, उसके बाद फिलिस्तीन और इजराइल का हो गया, उसके बाद वो शिप जाने लगे तो उन्होंने जिस रूट से जाने लगे वहाँ पर वो आगजनी कर दी, फिर शिप को रूट डाइवर्ट किया तो $1500 का एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। बायर ने अपने कॉस्ट घटाने के लिए हमें प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, इधर से हमारे ओवरहेड्स बढ़ रहे, तो कई कारण बने। और इसके अलावा भी रिसेशन है, लेकिन मैंने पिछले 35-40 साल में इतना रिसेशन कभी नहीं देखा। उसके लिए मैं आपको ये जिम्मेदार नहीं बनाऊँ। ऐसे समय में सरकार को और सरकारी अधिकारियों को पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक्स्ट्रा सपोर्ट करनी चाहिए जब आदमी प्रॉब्लम में फेस कर रहा हो। लेकिन उनका वही टेंडेंसी, वही मेंटेलिटी कि बस कागज़ को घुमाते रहो, फाइल घुमाते रहो, ये नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक बात और कि कारपोरेट सेक्टर तो तरक्की दिख रहा है मुझे, एमएसएमई इंडस्ट्रीज इस समय संघर्ष से गुजर रही है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कुछ समय से। ये कुछ समय का दौर है। उम्मीद, जहाँ तक बात है संभावनाओं की, उम्मीद हम बिल्कुल पॉजिटिव करते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है और अच्छी उम्मीद है कि वो जल्दी बहुत अच्छे दिन आएंगे। और मैं इसी शुभकामनाओं और सहयोग की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा दैनिक जागरण को और आप सबका। बहुत धन्यवाद। मिगलानी साहब ने बहुत सारे पहलुओं पर प्रकाश डाला, खास करके एमएसएमई सेक्टर, जिसको भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है, जिसका स्टेक भी मेरे ख्याल से 40-45% के आसपास है, जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। एक मिनट की बात मुझे याद आ गई। हम पिछले 20 सालों से सरकार को ये कहा करते थे कि एमएसएमई इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला है, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला है, हम कहते थे, लेकिन सरकार उस पर गौर नहीं करती थी। अब जरूर पिछले 1-1.5 साल से सरकार ने उसको महसूस किया और सरकार ने उसी सोच में अपनी पॉलिसी बनाई, घोषणाएं बनी, पॉलिसी बनी। क्रियान्वयन में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, बस यही कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू जी। प्रश्न तो यही है ना कि जो नीतियां बनती हैं, नीतियां तो निस्संदेह इंडस्ट्री की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए ही सरकारें कोई भी आती जाती नहीं बनाती हैं। बहुत बड़ा सवाल यह है कि उसका ज़मीन पर उतारना, उसको कितना सुलभ हुआ, कितनी उपलब्धि आपने हासिल की, महत्वपूर्ण इस बात का है। और उसके लिए बहुत सारे स्तर पर प्रयास भी हो रहे हैं। मेरे अगले उद्यमी हैं अनूप खन्ना साहब, आईआईए के अध्यक्ष हैं। अनूप जी, आपसे हम सब जानना चाहेंगे, जैसे अभी मिगलानी साहब ने बताया कि एक तो विभागों के बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं, जो बहुत ज़मीनी एक प्रकार से एक कड़वा अनुभव है। ये हम सब पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश के उद्यमी महसूस करते हैं, बातें सामने आती हैं। मैं 2 और बिंदुओं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आप इन चीज़ों से निकल भी गए और आपने किसी अपनी पुरानी इंडस्ट्री, सिक इंडस्ट्री को भी जीवित करने का प्रयास किया या उसको एक्सटेंशन में ले गए, तो बैंकों से लोन में कितना सहयोग आपको विभागों के तरफ से मदद मिल रहा है? बैंक आप पर कितना भरोसा कर पा रहे हैं? और दूसरा प्रश्न आपसे संक्षेप में ही उत्तर दीजिएगा इसका भी, ताकि हम और भी साथियों से बात कर सकें। जमीन की उपलब्धता जो सबसे बड़ा संकट आज उद्यमियों के सामने है, उसमें आप सरकार के प्रयास को कितना सफल पाते हैं? बैंकों से लोन, विभागों के चक्कर काटने का संकट, और तीसरी बात है जमीन। ये 3 चीजों पर आप कृपया बताएं। धन्यवाद। मेरे समक्ष
मेरे परम पूजनीय गुरुदेव पद्मश्री और हमारे प्रभारी शंकराचार्य मंदिर शाकुंभला देवी और मेरे बड़े भाई के.एल. अरोड़ा जी, विधायक जी, हरजीत जी और मेरे साथ कोषाध्यक्ष श्री राही जी, धवन जी, डॉक्टर साहब और अशोक गांधी जी, बहुत ही अच्छा आज आपने ये संवाद शुरू किया। कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी, तो मैंने कल कमिश्नर साहब से भी और डीएम साहब से एक आग्रह किया कि एमओयू साइन करना एक कोई बहुत बड़ा हम अचीवमेंट ना माने। सबसे ज़रूरी है कि उद्यमी को सस्ती लैंड मिले। और मुझे हर्ष भी होता है और खेद भी होता है कि लगभग पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र में किसानों से एक मुकदमा चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, और उसमें लगभग 97 एकड़ लैंड जो है वो उनसे अवमुक्त हो गई माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से। रिट वो डिसमिस हो गई। और मेरा बार बार प्रशासन से अनुरोध है, डीएम साहब से अनुरोध है कि उस लैंड को आप यूपी सीडा को मूल्यांकन करके यूपी सीडा पैसा देने को तैयार है। यूपी सीडा के पास आज भी 67 एकड़ भूमि जो है वो ऐसी पड़ी है जो डेवलप नहीं की गई, सिर्फ 33 एकड़ भूमि डेवलप की गई है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा एक बच्चा आईटीआई या पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग करके आता है तो उसके सामने दो ही अपॉर्चुनिटी हैं, या तो स्वरोजगार में जाए या वो नौकरी करे, 10-20 हज़ार रुपए की नौकरी करें। मैं भी नौकरी में रहा हूँ, सरकारी नौकरी में रहा हूँ, लेकिन मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया, तो मैंने अपना रोजगार ही शुरू किया, त्यागपत्र दिया। उसके बाद सरकार की इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं और हमारे बीच में अधिकारी इतने अच्छे हैं कि वो आपको पूरी तरह गाइड करते हैं। होता क्या है कि संवाद नहीं हो पाता आपस में। आज का जो बच्चा जो पॉलिटेक्निक करके आया है, जो इंजीनियरिंग करके आया है, के.एल. अरोड़ा जी ने एक बार इस पर बहुत ही बढ़िया एक कम से कम 5,000 बच्चे तो रहे होंगे। वाई नॉट इन सहारनपुर? हम सहारनपुर में काम क्यों नहीं कर रहे? हम यहाँ से नोएडा क्यों जा रहे हैं? हम यहाँ से अमेरिका वहाँ जाके हम क्या करते हैं ये सबको मालूम है। तो मेरा सबमिशन ये है कि सरकार को एमओयू अगर साइन करना है, साइन करने के साथ साथ सबसे पहला काम है उसके इंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना। इंटरप्रेन्योरशिप अगर डेवलप हो जाएगी उसके बाद आएगा नंबर भूमि का। भूमि है सरकार के पास, लेकिन सरकारी इच्छा शक्ति इतनी कम है कि हम उसको कैप्चर ना करके और आगे हस्तांतरित नहीं कर पा रहे हैं। वीके कौशल साहब भी इससे एग्री होंगे कि हर मंच पर मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ सरकार को कि जब सरकार के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समस्त उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं, तो हम क्यों उसमें इनिशिएटिव नहीं ले रहे और उसका हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे। आपको मैं बता दूं, पिलखनी से जैसा भी सर ने बताया कि एक प्लज करके एक 350 एकड़ का और 350 बीघे का एक प्लज में वुड क्राफ्ट डिजाइनिंग सेंटर बन रहा है। उसके बराबर में सरकार की अपनी यूपी सीडा की जगह पड़ी है। उसके बराबर में एक प्लान और था फार्मास्यूटिकल हब का बनाने का। तो प्लान तो बन रहे हैं, मुझे लगता है कि ऊपर लेवल से बनते हैं। नहीं खन्ना साहब, जो बात पहले आई थी कि विभागों का क्या रवैया है, उनका व्यवहार एक उद्यमी के निवेश के प्रति कितना उत्साही है, इस प्रश्न को बहुत संक्षेप में बताएं कि विभागों का क्या अनुभव रहा आपका, जहां से एनओसीज मिलने रहे। अब एकल विंडो सिस्टम है, उस पर आप अप्लाई करें, आपको विद इन टाइम आपको उसका या तो अप्रूवल मिलेगा या आपका खारिज होगा। नियम सही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बेसिक चीजें हैं उस पर भी हमें जाना पड़ेगा कि उद्योग विस्तृत कैसे हो। सहारनपुर में प्रबल संभावनाएं हैं। वुड क्राफ्ट इतना बड़ा क्षेत्र है, हौजरी इतना बड़ा क्षेत्र है कि हम प्रबल संभावनाएं हैं कि हम उसमें सेकंड ओडीओपी में भी जाएं। प्रयास भी कर रहे हैं हम। जैसे इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन है हमारा, प्रदेश में
MSME नहीं के नहीं, लिए आप मैं क्षमा चाहता हूँ, 6 साल में इस पूरे प्रयास का हासिल आपकी नज़र में 10 में कितने अंक का है? एक शब्द में बताइए, 10 में कितने नंबर देंगे 6 साल में हासिल का? इसमें मैं 50% ही दूंगा। जी जी जी। उसका रीज़न ये है कि जब तक भूमि की उपलब्धता नहीं होगी तो उद्योग नहीं लग पाएगा। आप तो कह रहे हैं काफी भूमि है, कौशल साहब भी हैं बैठे हुए, कौशल लेकिन भूमि जो है, जो लेकिन जो अब सरकार की जो पॉलिसी उसमें ये है, सरकार ये कह रही है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं, उद्यमी किसानों से बात करें मैं इसका उल्टा कह रहा हूं। और उनसे ज़मीन को औद्योगिक ज़मीन के रूप में कन्वर्ट कराएं, उसमें हम पॉलिसी के स्तर पर मदद कर देंगे। मैं ये इसका इसमें कितना सही? बिल्कुल उल्टा कह रहा हूं कि सरकार के पास पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र में 158 एकड़ जो है जमीन हो सकती है, उसका प्रयास किया जा सकता है। माननीय विधायक जी भी बैठे हैं, अगर इसको हम CEO लेवल यूपी सीडा के लेवल से चैलेंज करें तो शायद ये 1 हफ्ते के अंदर सहारनपुर को मिल सकती है। जी जी जी। हम अनुपम जी से संवाद करना चाहेंगे। अनुपम जी, आप लघु उद्योग भारती के हैं, आप तो सरकार के स्वयं सहयोगी प्रकल्प ही माने जाते हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा होगी कि इस मंच से आप उद्यमियों की बात को अपने तरीके से, चूँकि आप भी इसी सेक्टर से जुड़े हैं, वो आपके लिए पहला धर्म है और उसको आप निभाते भी होंगे निश्चित। उद्योगों का जो अब तक का जो उनकी जो उपलब्धि है, जमीन पर उनके उतरने की जो स्थिति है, वो तो ठीक है, एक प्रश्न बनता रहा है। औद्योगिक वातावरण आपकी सरकार ने बनाया, इसमें कोई मना नहीं करेगा, लेकिन ये जो अलग अलग चरणों के संकट सभी उद्यमी बता रहे हैं, आप इनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं और वास्तव में आपने इसके स्तर पर क्या प्रयास किया अपने सरकारी लोगों के जरिए? बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन, सर्वप्रथम दैनिक जागरण का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी एक संवाद को स्थापित करने के लिए जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ही अपनी बात रख पा रहे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक विषय रखूँगा लघु उद्योग भारती के विषय में। जब अंग्रेज यहाँ हिंदुस्तान में आए तो हमारी टोटल GDP का जो वर्ल्ड में जो शेयर था वो 35% था, और अंग्रेज़ों को ये भली बात ही पता था कि इनको हम राज जब कर पाएंगे जब हम इनकी रीढ़ की हड्डी जो सूक्ष्म उद्योग है या कुटीर उद्योग है वो तोड़ देंगे। और उन्होंने वही कार्य किया। जब वो यहाँ से गए तो मात्र 2% ही हमारी GDP में कंट्रीब्यूशन रह गया। उसी परम वैभव को प्राप्त करने के लिए लघु उद्योग भारती का निर्माण हुआ कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है कुटीर उद्योगों से और लघु उद्योगों से ही पनप सकती है। सोने की चिड़िया हम जब भी उन्हें प्राप्त हो सकते हैं, विश्वगुरु जब भी बन सकते हैं। उसके अलावा लघु उद्योग भारती की 550 जिले में इकाइयाँ हैं, 950 से ज़्यादा इकाइयाँ हैं, 28 विभाग हैं उद्योगों में, सब में लघु उद्योग भारती का प्रतिनिधित्व है। और जो आपने कही कि सरकार, ठीक है, हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, अपने मातृ संगठन से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा जो कार्य केवल उद्यमिता का और उद्योगों से संबंधित ही है, राजनीति से हमारा कोई विषय हमारा नहीं है। आपने जो कहा ये वाकई में सत्य है कि जब से हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार आई और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, दोनों जब भाजपा की सरकार आई, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, उद्यमिता विकास जितना इस समय में यहाँ पर 10 सालों में हुआ है, उतना पहले कभी किसी सरकार में नहीं हुआ, ना ही किसी ने इस विषय में कभी सोचा। कल मैं राजनाथ सिंह जी का इंटरव्यू देख रहा था तो वहाँ वो भी वही कह रहे थे कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में कि उद्योगों का और राजनीति का इस तरह से देखा जाता था कहीं ना कुछ आपस में कोई सेटिंग चल रही है इनकी, क्या क्या चल रहा है। लेकिन अब यह है कि हम उद्यमिता विकास में, औद्योगिकरण में ही हम लोग केवल कार्य कर रहे हैं। सब मंच में सबने अपनी अपनी बात रखी, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय मंडलायुक्त महोदय ने ये कहा कि कोई भी किसी भी प्रकार की आपको उद्योगों से संबंधित विषय में कोई भी दिक्कत आती है, आप इमीडिएट आइए तो इमीडिएट आपका समाधान करेंगे। जिला उद्योग केंद्र के यहाँ पे अपने DC DIC बैठे हुए हैं, इनका भी बिल्कुल यही नेचर है, कोई भी समस्या हम रखते हैं तो इमीडिएट उसका समाधान हो जाता था। सरकार की जो नीति है वो स्पष्ट है और अधिकारी भी इस बात को समझते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी मुद्दा अगर आता है तो उसको निस्तारण के लिए वो तैयार हैं। हमारे पास आज मैं यहाँ बैठा हूँ, लघु उद्योग भारती में 300 से ज़्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं, पूरा मंडल मैं देखता हूँ, और तीनों जिले में कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जिसको कोई भी हम अपना विषय रखें वो तत्काल उसके ऊपर एक्शन ना लें। मैं टोटली सरकार से और सरकारी तंत्र से, प्रशासन से पूर्णतः संतुष्ट हूँ कि अगर हम कोई विषय रखते हैं तो वो वहाँ पर सोल्व होता है। कुछ विषय होते हैं रेवेन्यू से संबंधित होते हैं, यूपी सीडा का भाई साहब ने बात रखी, उसकी अपनी एक अलग से प्रक्रिया चलती है। मिगलानी जी ने HD की बात रखी, उसके अपने अलग नियम कानून चलते हैं। लेकिन इस समय जो हम लोग जो माहौल बना हुआ है, कल 3300 करोड़ की यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सहारनपुर में हुई, तो ये भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है।
और लगातार हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, लगातार हम चाहते हैं इनपुट आए। जब तक एसोसिएशन के बाद इनपुट नहीं आएंगे तो आउटपुट हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, बहुत सुंदर कार्य चल रहा है। लगातार उद्योग का विकास हो रहा है, उद्यमिता का विकास हो रहा है, कर्मचारियों के कल्याण की योजनाएं लगातार चल रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा माहौल है। इसमें हम लोग अपने प्रयास करें, संगठन के साथ मिलें। संगठन लगातार बिल्कुल सजग खड़ा हुआ है प्रशासन से शासन तक से अपनी बात को कहने के लिए, और वो बात वहाँ पर सुनी भी जा रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा और एक सकारात्मक वातावरण है जो आप लोगों के चेहरे पर दिखता भी है और आपकी भाषा में भी दिखता है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो उलझे हुए हैं, वो उसका निवारण करना वही अधिकारियों को और आप लोगों के आपसी समन्वय का ही धर्म है। मैं मिगलानी साहब से, अभी मेरा सत्र काफ़ी छोटा रहेगा, मैं मिगलानी साहब से एक और छोटा सा निवेदन करूंगा। 2 प्रश्न हम लोग भी जानना चाहेंगे। लकड़ी के कारोबार के लिए सहारनपुर पूरे दुनिया में जाना जाता है और आप बाहर तक, विदेश तक आप भेजते भी हैं। तो जो भारत सरकार की एक पॉलिसी रही मिगलानी साहब की, जब कोई हमारा उत्पाद विदेश में जाए तो उसकी प्रदर्शनी में हम वहाँ रिबेट दें, सब्सिडी दें, प्रमोशन काउंसिल का गठन इसीलिए किया गया। तो एक प्रश्न ये है कि जब इस प्रकार की परिस्थिति बनती है तो आपको प्रमोशन में, यानी विदेश में अपने उत्पाद की प्रदर्शनी में भारत सरकार से कितनी मदद मिल रही है ताकि भविष्य में एंटरप्रेन्योरशिप वाले एक्साइट हों? दूसरा प्रश्न ये है कि जीएसटी रिटर्न को लेकर उद्यमियों में बड़ी निराशा और बड़ी शिकायतें रही हैं। दोनों प्रश्न का उत्तर आप बहुत संक्षेप में देंगे, फिर मैं कौशल जी के पास निदान के लिए जाऊँगा। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कहा। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी है और यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और ब्यूरो भी है। इनका पर्पज ये है कि हम एक्सपोर्ट की मार्केटिंग के लिए एक एमडीए स्कीम बनी हुई है, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। उसमें बिल्कुल अगर आप फॉरेन की एग्जीबिशन में जो अप्रूव्ड एग्जीबिशंस हैं, अगर उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें 75% स्टॉल चार्जेस का रिम्बर्समेंट मिलता है और टिकट का 90% मिलता है एयर टिकट का, और सामान का भी मिलता है। कोई दो राय नहीं कि 1.5 से 2 लाख रुपए पर एग्जीबिटर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूपी गवर्नमेंट देती है। इसमें ये बड़ा पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बिल्कुल मिलता है। टाइमली उनकी एक एप्लीकेशन फॉर्म है, जाने से 15 दिन पहले वो अप्लाई होना होता है, फिर उसके बाद कुछ आने के बाद डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होते हैं और रिम्बर्समेंट मिलता है, लोग ले रहे हैं। और जहाँ तक बात है जीएसटी की बात, जीएसटी रिफंड में सेंट्रल में जो मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स आई कि जो सेंट्रल एक्साइज का जो डिपार्टमेंट आवास विकास में सेंट्रल जीएसटी है, वहाँ पर रिफंड में अधिकारी की जो कॉपरेशन है वो नहीं मिल रहा। हालांकि मेरे पास एक मेंबर का आया था, हमने स्पेसिफिक कंप्लेंट करी, ऊपर चीफ कमिश्नर तक लिखा, फाइनेंस मिनिस्टर तक लिखा, वो विदिन 15 दिन में उनको मिल गया, लेकिन उसके बाद और जगह जगह से सुनने में आ रहा है। लेकिन स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट का कॉपरेशन मिल रहा है। जहाँ तक बात है रिटर्न्स की, उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। वो गवर्नमेंट उस पर काम चल रही है, बातचीत चलती रहती है, रेगुलर अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिगलानी साहब। उद्योगपतियों को अलग अलग किस्म के अनुभव हैं। आप आम अपने लोगों से जब संवाद में उन चीज़ों को लाते हैं, उद्योग जगत से बहुत सारे लोग, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी से हम वाकिफ नहीं होते हैं, आप लोगों से संवर्धन ही होता है। कुल मिला के जो भी जटिलता है सिस्टम की, उसके निदान की सारी सुई अधिकारी महोदय की तरफ घूमती है, यानी भी के कौशल साहब के नाम में ही कुशलता निहित है। कौशल साहब, एक प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जितना भी इधर प्रश्न उठे हैं उसको शिकायतों के तौर पर नहीं लिया जाए, अधिकारी के तौर पर आप भी उसको महसूस करते ही होंगे। अभी निदान की स्थिति में आप कहाँ खड़े हैं? जैसे जमीनों का संकट, अभी आप बता रहे हैं मुकदमा जीत भी गए, लेकिन वो जमीन उद्योगों के लिए कब तक मुफीद हो पाएगी, उपलब्ध हो पाएगी, इस प्रकार की परिस्थिति कब तक बन पाएगी? और दूसरी बात है कि अपने स्तर पर जो सिंगल विंडो सिस्टम ख्यालों में तो रहता है, लेकिन वाकई ये मैंने बहुत और भी उद्यमियों से जब बात होती देखते हैं तो विभागों का चक्कर काटना उनके लिए बड़ी दुरू स्थिति खड़ी करता है। और कई उद्यमियों को हमने ये भी देखा कि बड़े अच्छे इन्वेस्टमेंट के मूड से आए थे, और जब उन्होंने इस प्रकार के अलग अलग संकट देखे तो एक तो सिंगल विंडो सिस्टम के प्रति उनके मन में एक ये स्थिति पैदा हुई कि उसको पचा नहीं पाए, दूसरी बात है कि एक निराशा हाथ लगी। तो इसमें कितनी आशा आप जगा पा रहे हैं कौशल साहब? जब तक आपके पास प्रश्न रहेंगे, आपकी जिज्ञासा रहेगी, आप हमसे शिकायत करते रहेंगे, हमारा काम और भी रेक्टिफाई होता रहेगा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अगर आप जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं, हमसे शिकायत नहीं कर रहे हैं, अपनी समस्याओं का हल नहीं ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब आप आगे बढ़ने के इच्छुक कम हो गए हैं। जो आपने कर लिया है उसमें सेटिस्फाइड हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे, समस्या आएंगी और समाधान के लिए मैं बैठा हूँ। जैसे बात आई थी रिसेशन की, अभी बताया हमारे मिगलानी जी ने, हमारी आप लोगों से इस बात हुई लगातार में, इसमें हल में था कि जो रिसेशन आया उसका सबसे ज़्यादा असर हैंडीक्राफ्ट पड़ा और वुडन में भी पड़ा। मैंने इस संबंध में शासन से ही बात की। अभी 26 से 29 भारत टैक्स के नाम से
भारत टेक्सटाइल का एक एग्जीबिशन लग रही थी, दिल्ली में लग रही है, और उसमें टेक्सटाइल की इकाइयों को बुलाया गया था और बाहर से सारे बायर्स बुलाए गए थे। मैंने जब अपनी बात रखी हैंडलूम वाली बात, उसमें ये मॉडिफाई हो गया कि दिल्ली में ही यशोभूमि में एक और नया पंडाल बन गया हैंडलूम की इकाइयों के लिए, और उसमें फॉरेन से बायर्स आएंगे और हमारे ज़िले की कई इकाइयाँ जा भी रही हैं। जी, जोरदार तालियों के साथ आप बीके कौशल जी की बात का स्वागत करें। और काफी उम्मीदें जगा रहे हैं। एक प्रश्न और है जो शायद आप कुछ लैंड कहना वाली चाह रहे हैं, प्रश्न उसको भी में उत्तर दे दूं, फिर करें। आप जी, पूछिएगा। जमीन पर बात। ज़मीन का प्रश्न बड़ा ही मौलिक प्रश्न है, और मैं बहुत सारे ज़िलों में रहा हूँ, और ये प्रश्न जो डेवलप जगह वहाँ भी रहता है, कम डेवलप वहाँ रहता है। ज़मीन में सरकार ने आपको इशारा कर दिया है कि आप सरकार की जो इंडस्ट्रियल डेवलप हो रहे हैं, सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन उसके सहारे आप इंतजार करके न बैठें। सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं। हम किसान से ज़मीन लेना चाहते हैं, अभी जो बताया उसमें 2-4 किसान नहीं ज़मीन देना चाह रहे हैं, उनके आपस में मतभेद हैं, उनकी खतौनी में मतभेद हो गया है, वो जांच चल रही है। सरकार ने आपसे कहा कि आप औद्योगिक एरिया लगाइए, ज़मीन मांगने के बजाय ज़मीन देने वाली बन जाइए, 4-6 लोग मिल जाइए, औद्योगिक इकाई का ग्रुप बना लीजिए, औद्योगिक इकाई डेवलप कीजिए। सरकार ने अब जो है बॉल आपके कोर्ट में सेट कर दिया है। आई एक्सपेक्ट यू प्ले बेटर। अच्छा, जो कौशल साहब, एक बात आती है कि लीज पर ज़मीनें हैं, उसको अगली जनरेशन को आप कैरी नहीं कर सकते, और जो फ्री होल्ड की बातें आप लोग उसके निदान में आप कहाँ खड़े हैं, उस पर सरकार का क्या कहना है? फ्री होल्ड एक बहुत बड़ा विषय है। एक दशक से अधिक से ये मांग चली आ रही है कि जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको लीज पे न दे के फ्री होल्ड दे दी जाए। थोड़ा सा इसमें ऊपर कहीं बात आती है कि फ्री होल्ड देने में ऐसा ना हो कि इंडस्ट्रियल एरिया का स्वरूप ही चेंज हो जाए, वहाँ होटल और कुछ इकाइयाँ आ जाएं। ऐसा कि आप लोग हला कहते रहे कि नहीं आएंगे, हम शर्तों के आदान पे आपको देंगे, लेकिन इन्हीं कुछ बातों के कारण पर चेंज नहीं किया गया, वरना फ्री होल्ड करने में कोई सरकार को कोई असुविधा नहीं है। जी। लेकिन सरकार का जो मंतव्य है कि इंडस्ट्रियल जो बने हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में रहें। खन्ना साहब कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम जनता से कुछ प्रश्न लेंगे। इंडस्ट्री एसोसिएशन ने एक मुहिम चलाई थी कि जितने यूपी सीडा के या डीआई के इंडस्ट्रियल एरिया हैं उसको फ्री होल्ड कर दिए जाए पूरे प्रदेश में। आप दैनिक जागरण ने भी अच्छे से छापा है उसको, सबको, सभी विधायकों को जो उससे कंसर्निंग थे, एमपीज, मंत्रीज और जिलाधिकारी, सबको भेजा गया। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज अगर मेरे पास फ्री होल्ड लैंड है तो मेरे जीते जी जब तक मेरा डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगेगा तो मेरे वारसान को वो हस्तांतरित नहीं होगी। अगर मुझे अपनी बैंक लिमिट या प्रोजेक्ट में कोई जरा सा भी तरमीम करनी है तो मुझे यूपी सीडा या डीआई या उद्योग विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसा क्यों? मेरा निवेदन, हमारा इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन का प्रदेश स्तर पे ये एक मुहिम चल रही है कि इसको फ्री होल्ड किया जाए और इससे जितना राजस्व प्राप्त हो उससे और अधिक इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाएं। रोजगार या तो कृषि में था या अब उद्योग में मिलेगा, इसके अलावा रोजगार सृजन का कोई भी और रास्ता नहीं है। तो बड़ा प्रश्न है, जोरदार तालियां। बिल्कुल, अगर बहुत आपको अच्छा। प्राप्त करना है तो गुजरात मॉडल पर जाइए, सरकार उसको डेवलप करके दे और उसको हस्तांतरित करे उद्यमी को, तभी इंडस्ट्रियल एरिया अच्छे कामयाब होंगे। एक प्रश्न आपसे भी जानना चाहूँ, फिर बगल में लघु उद्योग भारती के भाई साहब भी बताएंगे उसको, बहुत छोटा सा उत्तर दीजिएगा। अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ग्राउंड सेरेमनी का, विधायक जी भी हैं, सारे लोग उसको देखेंगे समझेंगे, उसमें जो कृषि का जो स्टेक है वो 0.3% है, और उसमें जो सबसे बड़ा स्टेक है वो रियल एस्टेट का है। निर्माण क्षेत्र का भी 12-14% के आसपास है। तो ये क्या उद्योगों के विस्तार और विकास का ये संतुलन हमें दर्शाता है, या हम निर्माण क्षेत्र को इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं मान सकते जहां से बहुत ज़्यादा जॉब जनरेशन हो, जो सरकार का संकल्प है? आप इसका स्वरूप क्या देखना चाहते हैं वो, और आप? मैं इसको बहुत शॉर्ट में बताऊं कि निर्माण में एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा आपको, और इंडस्ट्री में आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर आप इंडस्ट्री और व्यापार की बात करें, एक बहुत बड़ा शोरूम होगा तो उसमें कितने एम्प्लॉयज़ आप मानेंगे? 20 लोग मान लेंगे। और एक छोटी सी इंडस्ट्री होगी जिसमें 8-10 आपको एम्प्लॉय प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगे, तो इनडायरेक्टली उसके अंदर 25 लोग एम्प्लॉयड होंगे। कोई आपका बुग्गी वाला होगा, कोई ठेले वाला होगा, कोई इलेक्ट्रीशियन होगा, मतलब उसके अंदर आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जो और किसी सेक्टर में पॉसिबल नहीं है। अनुपम जी, आप बताएं कि एक तो 2 ऐसी नीतियां जिस पर आप चाहते हैं उद्यमियों की तरफ से उस पर तत्काल निस्तारण हो, ये 2 नीतियां जो बहुत
संकट की वजह बन रही हैं, निराशा की वजह बन रही, कौन सी 2 नीतियां जो तत्काल संशोधित हो जाएं तो उद्यमियों को राहत मिल जाए, ये आपकी तरफ से एक मांग और अपेक्षा और मार्गदर्शन के रूप में ये जरूर बताएं प्लीज। देखिए, सबसे पहली जो यहाँ पर लगातार बात उठ रही है वो भूमि की ही है कि भूमि की जो अवेलेबिलिटी है, अभी जैसे एमएसएमई पॉलिसी 2022 के तहत ये कहा गया कि आप प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाइए। हम लोग भी 2 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं 300, 400, 500 बीघे ज़मीन मिले, हम उसके अंदर प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाएं, लेकिन भूमि की उपलब्धता ना होने की वजह से या बहुत सारी चीज़ें होती है, इतनी भूमि एक साथ अवेलेबल भी नहीं है। तो उसमें अगर सरकार कुछ सहयोग करे तो तत्काल यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क भी डेवलप हो सकते हैं। हमें केवल यूपी सीडा या डीआईसी की तरफ हमें देखने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी, मैं इस मंच से मैं ये बात करना चाहूँगा, अभी मेरी एक काफ़ी बड़े अधिकारियों से मेरी बात हुई तो इंडस्ट्रियल, कल मेरी बल्कि मैं कमिश्नर साहब से मेरी बात हो रही थी मंच पर बैठे इसी विषय में, कमिश्नर साहब ने इसको बड़ा सराहा, उसको हम माननीय कमिश्नर साहब के माध्यम से उसको आगे भी लेके जाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो भी नीति बने वो कस्टमाइज्ड हो, हम लोग बैठ के नेगोशिएशन कर सकें सरकार के साथ, सरकार कहे हम ये दे रहे हैं, हम कहें हमें ये चाहिए, और कहीं ना कहीं उसका आपस में विचार विमर्श करने के बाद कोई एक ऐसा हल निकले कि वो हमारे अकॉर्डिंगली ही हम उसमें काम कर सकें। कस्टमाइज नीति बहुत सारे स्टेट्स में चल रही है और हम केवल इसी बात के लिए हम लोग अब इस पर प्रयास करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, औद्योगिकरण के लिए जो नीति सरकार बना रही है उसको कस्टमाइज की जाए, उसके अंदर नेगोशिएशन हम लोग आपस में बैठ के कर सकें। बिल्कुल, ये बहुत नई बात आपने कही और शायद इसका स्वागत भी होना चाहिए। मैं आप सब उपलब्ध महानुभावों से अनुरोध करता हूं, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो उद्योग जगत से जिसको आप सीधा अपने अधिकारी महोदय से करना चाहते हैं, उद्यमियों से करना चाहते हैं, या नेचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट किसी प्रकार से कुछ, कोई युवा वर्ग के बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारे पास 4-5 मिनट का समय और है। कोई प्रश्न करना चाहते हो कृपया हाथ उठाएं निसंकोच, ये मंच आप ही का है, इस मंच के उस्ताद आप ही हैं। बहुत संक्षेप में प्रश्न करेंगे, प्रश्न में शिकायत कम और सुझाव ज़्यादा हो और सीधा प्रश्न हो तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। पहले तो मैं दैनिक जागरण संवाद सहारनपुर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने एक उद्यमियों को इसमें आमंत्रित किया और हमारे ही पदाधिकारी मंच पर बैठे हुए हैं जिन्होंने भिन्न भिन्न बातों पर चर्चा की। लेकिन एक बहुत मुख्य सवाल जो एमएसएमई से रिलेटेड है, एमएसएमई को नो डाउट योगदान तो सुनने में आता है, अगर आप टेलीफोन मोबाइल आपके पॉकेट में है तो आपको दिन में 2-3 कॉल तो आते होंगे भाई केंद्र सरकार की ये नीतियां जिसमें कोलेटरल फी इतना लोन मिलेगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, आप अगर 1 दबाएं, 2 दबाएं, 3 दबाएं। प्रश्न करिए सर, प्रश्न सीधा प्रश्न, सर समय का संकट, प्रश्न सीधे करिए, प्रश्न कोई प्रश्न हो तो उसमें बेसिकली क्या है कि ये एमएसएमई का जो फाइनेंसिंग प्रॉब्लम है छोटी इंडस्ट्री की, सबसे बड़ा क्रक्स ये है कि फाइनेंसिंग इजी होनी चाहिए। भाई कोई एंटरप्रेन्योर आता है वो नया होता है, फाइनेंसिंग सहज और सुविधाजनक बनाई गई है। अगर उसमें आपको किसी तरह की असुविधा आती है आप मुझे मेरे कार्यालय में किसी समय संपर्क कर सकते हैं। हमने और खन्ना जी ने मिलकर बहुत सी इकाइयाँ जिनको फाइनेंस में असुविधा आ रही थी लीड बैंक मैनेजर के साथ बैठ के हल किया है। नहीं कौशल साहब, नो डाउट हल आपने बिल्कुल किया। हम इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं भी सिंस इंसेप्शन आईआई से इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन का चैप्टर चेयरमैन हुआ, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, हम लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये प्रयास हर उद्योग बंधु में भी आएगा, मंडल उद्योग बंधु में आएगा, जिला उद्योग बंधु में आएगा, हर कार्य क्षेत्र में आएगा। बैंकिंग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी, कभी भी। गांधी जी, मैं आपकी बात को और क्लियर कर दूं। इनका प्रश्न ये है कि केंद्र सरकार सीजीटी एमएसएमई में बात करती है कि मैं 5 करोड़ तक का विदाउट कोलेटरल ऋण देंगे। जी जी, मैंने ये बैठ जाए वैसे, बैठ जाए। मैंने ये डीएम साहब के सामने उद्योग बंधु में रखा कि साहब एलडीएम के माध्यम से ये बताया जाए कि कितनी इंडस्ट्री को 5 करोड़ या 2 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री आपने लोन दिया, तो शायद एलडीएम जो है वो 30 या
मेरे ख्याल से 10 लाख से ऊपर नहीं निकल पाए। जी 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 जी, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, ये हमारा सत्र हमें संक्षेप करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सत्र हैं, बहुत सारे हमारे बीच अतिथि हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उद्योग जगत पर आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला, उसकी संभावनाओं पर और उसके अलग अलग चरण पर। वी के कौशल साहब का बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत उम्मीदें जगाई और बहुत साफ सुथरी सार्थक बातें हुई।